Good evening students, this is Dr. Anurag and I welcome you to the current affairs session. आज हमारा डिस्कशन का एजेंडा है प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19। क्या ये सेफ है, वायबल ऑप्शन है या नहीं है। और ये डिस्कशन में इसलिए उठाया गया है ऑल बिकॉज लास्ट 1 वीक से न्यूज आ रही हैं दैट वेरियस इंडियन स्टेट्स आर गोइंग फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ प्लाज्मा थेरेपी ऑन क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट्स। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कुछ टर्म्स जो एग्जामिनेशन में पूछे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीजन, एंटीबॉडी, प्लाज्मा, ब्लड, सेरम, ये सारे वर्ड्स के हम मीनिंग देखेंगे आज। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो प्लीज फॉलो कीजिए टेलीग्राम चैनल पे IAS टॉपर्स मंत्रा पे। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज पुट इन अ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड पुट अ कमेंट फ्रॉम योर साइड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो न्यूज आया था अप्रैल 30 तारीख का दैट स्टेट्स स्टार्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल्स। और वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में भी 28 से 29 तारीख को न्यूज आया व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी, और डिटेल्स यहाँ पे आए हुए थे। इन दोनों न्यूज के पहले एक और भी न्यूज आया था दैट दिल्ली में एक पेशेंट पे सक्सेसफुली प्लाज्मा थेरेपी एडमिनिस्टर किया गया एंड द पेशेंट वाज ट्रीटेड। और इस थेरेपी के पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के कारण तुरंत डिस्कशंस चालू हो गए दैट वेदर द प्लाज्मा थेरेपी इज अ वायबल ऑप्शन और नॉट। And various state governments across India are going for clinical trials of the therapy. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा का मतलब क्या होता है और ब्लड का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या है। तो as all of us know, our body is structurally and functionally made up of cells. तो cells are the basic unit, both structural and functional. और सारे cells जो है हमारी बॉडी में, सारे के सारे cells स्पेशलाइज होते हैं अपने वर्क में। फॉर एग्जाम्पल स्टोमक का सेल डाइजेशन में स्पेशलाइज्ड है, किडनी का सेल फिल्ट्रेशन में स्पेशलाइज्ड है, लंग्स का सेल इनहेलेशन में ऑक्सीजन लेने में स्पेशलाइज्ड है। वैसे ही हमारे ब्लड के सेल्स जो हैं वो वेरियस फंक्शंस में स्पेशलाइज्ड हैं। और ये ब्लड हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है हार्ट। और ये हार्ट ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचाता है। और इस ब्लड के अंदर एक लिक्विड कंपोनेंट होता है, आप देख सकते हैं यहां पे प्लाज्मा इसे कहते हैं, दिस इज द लिक्विड कंपोनेंट। और साथ में कुछ सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें सेल्स कहा जाता है। और इनमें से जो मेजर सेल्स हैं वो हैं रेड ब्लड सेल्स, आप देख सकते हैं यहां पे। ऑल्सो व्हाइट ब्लड सेल्स आप देख सकते हैं यहां पे। रेड ब्लड सेल्स का मेजर फंक्शन होता है ऑक्सीजन कैरी करना अपने साथ। और ये ऑक्सीजन कैरी करके सेल्स तक पहुंचाते हैं, इंडिविजुअल सेल्स तक। और साथ में ये प्लाज्मा होता है, इट कैरीज द न्यूट्रिएंट्स दैट इज ग्लूकोज। जो भी हम फूड इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, उसके बाद उसके ब्रेकडाउन के बाद, उसके एसिमिलेशन के बाद वो फूड बहुत ही बेसिक मॉलिक्यूल्स के रूप में पहुंचता है सेल्स तक एनर्जी देने के लिए। और ये पहुंचाने का काम करता है प्लाज्मा। तो इन शॉर्ट प्लाज्मा कैरीज द फूड एंड द रेड ब्लड सेल्स कैरीज द ऑक्सीजन। एंड यही फूड ऑक्सीडाइज होता है सेल्स के अंदर टू रिलीज एनर्जी। और इसी एनर्जी से वो सेल्स अपना काम करते हैं। इसका साफ मतलब है अगर ब्लड सप्लाई कहीं रुक जाए तो ना ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, ना ही न्यूट्रिएंट्स यानी फूड पहुंच पाएगा, और सेल्स की डेथ हो जाएगी वहां पे। यही वजह होता है ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को लाइफलाइन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। इट्स द लाइफलाइन। इसके बिना कोई भी बॉडी का पार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो इसी में रेड ब्लड सेल्स के अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। ये भी सॉलिड सेल्स है सेपरेटली। इनका मेजर काम होता है इम्यून सिस्टम में। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, दे फंक्शन एज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो इम्यून सिस्टम का काम होता है सेफ गार्ड करना हमारी बॉडी को। किस चीज से, फॉरेन मॉलिक्यूल से। किस चीज से, बैक्टीरिया से। किस चीज से, वायरस से। एंड व्हेनेवर दीज बैक्टीरिया और वायरस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स एंटर आवर बॉडी, द व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड टू कैंसिल द इंपैक्ट ऑफ द फॉरेन माइक्रोब्स। तो ये सारा ब्लड का स्ट्रक्चर हो गया, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, साथ में प्लेटलेट्स भी होते हैं। और यही पूरे स्ट्रक्चर को ब्लड कहा जाता है। मल्टीपल रोल्स होता है इस ब्लड का। और यहीं पे ब्लड को लेकर कुछ टर्म्स आते हैं। एक टर्म आता है होल ब्लड, एक टर्म आता है प्लाज्मा, और एक टर्म आता है सीरम। तो यहां से भी सवाल निकल सकते हैं। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स।
सो वेल ब्लड मैंने एक्सप्लेन किया अभी, इट मींस द होल ऑफ प्लाज्मा प्लस सेल्यूलर कंपोनेंट, जो भी सेल्स पाए जा रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स हो, व्हाइट ब्लड सेल्स हो। तो इसका साफ मतलब अगर कोई प्लाज्मा का मीनिंग पूछेगा हमसे, प्लाज्मा इज होल ब्लड माइनस सेल्स। और ये प्लाज्मा का आप कलर देख सकते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ टोटल ब्लड। इन शॉर्ट अगर सेल्स निकाल दिए जाए तो ये कंपोनेंट बचेगा। और इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है यहां पे आप देख सकते हैं क्लियरली, 91.5% इज वाटर इन द प्लाज्मा, नेक्स्ट 7% इज प्लाज्मा प्रोटीन्स, and remaining 1.5% is electrolytes, vitamins, organic nutrients and waste. So clear cut we can see water के अलावा यहाँ पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस भी प्रेजेंट हैं प्लाज्मा के अंदर। वहीं अगर सीरम, एक वर्ड सीरम आता है, सीरम का मतलब क्या होता है? सीरम का मतलब होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स। और ये सीरम कैसे निकलता है? Whenever the blood clots anywhere, the remaining liquid component is known as serum. तो ब्लड क्लॉट कर गया या ब्लड कोगुलेशन हो गया, उसके बाद जो लिक्विड कंपोनेंट बचा, लाइट येलोइश कंपोनेंट, उसे सीरम कहते हैं। और सीरम अगर देखें तो प्लाज्मा से भी कुछ चीजें निकाल दी जाए तो सीरम रिजल्ट करता है। तो कौन सी चीजें प्लाज्मा से निकाली जाती हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। इन शॉर्ट, सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स and plasma was whole blood minus cells। तो साफ साफ यहां प्लाज्मा और सीरम का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। यहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकती है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा आउट है। प्लाज्मा आल्सो कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, सर्व्स एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। मैंने बताया लाइफलाइन है ये, फॉर डिलीवरिंग द न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑल्सो फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल्स टू किडनीज फॉर एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट उठाकर ले आना, ये दोनों डुअल वर्क है यहां पे प्लाज्मा का। इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ब्लड सेल्स एंड स्पेशली आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। रेड ब्लड सेल्स इन टर्न कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन टुवर्ड्स द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और वहीं व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना। और इसके अलावा प्लाज्मा का एक और बड़ा रोल है ब्लड प्रेशर मेंटेन करना। यानी प्लाज्मा अगर ब्लड वेसल्स वो स्पेशल वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है थ्रू आउट द बॉडी। एग्जांपल आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। तो अगर प्लाज्मा का कंपोनेंट ब्लड वेसल में कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर भी फॉल कर जाता है। तो एप्रोप्रिएट ब्लड प्रेशर, दैट इज द प्रेशर द ब्लड एक्सर्ट्स अपॉन द वॉल ऑफ द वेसल्स, ये एप्रोप्रिएट ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में एक बड़ा रोल प्लाज्मा का होता है। यही वजह होता है दैट इन सम डिजीजेस वेयर प्लाज्मा गेट्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, द ब्लड प्रेशर फॉल्स डेंजरसली फॉर द पेशेंट। और इसके अलावा प्लाज्मा का एक और बड़ा रोल है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द होल बॉडी। तो प्लाज्मा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एक तरफ ट्रांसपोर्ट मीडियम, एक तरफ ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, एक तरफ ब्लड सेल्स को भी ट्रांसपोर्ट करना और एक तरफ स्टेबिलिटी मेंटेन करना बॉडी के लिए। लाइफलाइन से कम नहीं है ये प्लाज्मा। और यही प्लाज्मा के व्हाइट ब्लड सेल्स का बड़ा रोल होता है इम्यून सिस्टम बिल्डअप करने में। तो चलिए देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे रोल प्ले करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एंटीजेंस का मतलब। एंटीजन इज एनी प्रोटीन और अ फॉरेन ऑब्जेक्ट which stimulates the immune system to produce antibodies. तो foreign object, for example virus, bacteria, any toxin, even a foreign organ, जो organ transplant होता है, even anything foreign to our body, it is known as antigen. And against any foreign object, whenever any foreign object enters our body, the white blood cells get stimulated and they produce antibodies. And let me tell you, specific antibodies are produced for every antigen. इसका साफ मतलब हमारी बॉडी पहले चेक करती है एंटीजन का प्रॉपर्टी और उसके बाद एंटीबॉडीज उसी हिसाब से प्रोड्यूस किए जाते हैं सो एज टू कैंसिल द इंपैक्ट ऑफ द एंटीजन। और ये एंटीजन यानी वायरस या बैक्टीरिया का रोल क्या होता है? टू कम एंड किल द सेल्स, टू इन्फेक्ट द इंडिविजुअल, टू किल द इंडिविजुअल। इन शॉर्ट उसके एक्शन को कैंसिल करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में। तो आप देख सकते हैं यहां पे एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू एंटीजेंस। तो एंटीजेंस जो फॉरेन बॉडी है उसमें बाइंड कर जाना, बंध जाना और उसके एक्शन को कैंसिल कर देना।
और यही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने वाली एंटिटीज होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लाज्मा। और ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के ऊपर और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। एक बड़ा फैक्टर है द एज ऑफ द इंडिविजुअल। तो यही वजह होता है द यंग पीपल इन द एज ऑफ 20s and 30s, they are the most proactive, their immune system is very strong, they can survive any kind of diseases। तो मैक्सिमम चांसेस सर्वाइवल के 20s और 30s और 40s के एज ग्रुप में होता है। ऑल्सो पीपल हु डोंट सफर फ्रॉम एनी कोमॉर्बिडिटीज, यानी कोई और बीमारी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट डिजीजेस नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ऐसे केसेस में वो इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाता है कोई भी डिजीज। इन शॉर्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन वैरी करता है अक्रॉस एज ग्रुप्स। और हमने सुना होगा कोई भी बीमारी को लेकर वैक्सीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इवन कोविड-19 के लिए वैक्सीन का R&D चल रहा है। तो वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ वीकेंड एंटीजेंस। इन शॉर्ट जो जर्म्स हैं उनको वीकेंड करके हमारी बॉडी में पुट करना। और इससे क्या होता है? स्टिमुलस क्रिएट होता है इम्यून सिस्टम के लिए, एंड इम्यून सिस्टम क्रिएट्स एंटीबॉडीज। And once the antibodies are created inside an individual, it remains and the person becomes immune to the disease। तो यही वजह वैक्सीन में वीकेंड एंटीजेंस, ऐसे बीमारी होगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीजेंस आएंगे, तो वीकेंड एंटीजेंस इंजेक्ट करके उस इंडिविजुअल में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि उस इंडिविजुअल को उस बीमारी से इम्यूनिटी मिल जाए। तो कोविड-19 के लिए भी अभी वैक्सीन प्रोडक्शन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। ह्यूमन ट्रायल्स के बाद मे बी इट विल बी रिलीज्ड इन द नेक्स्ट 4 or 5 months। बट टिल देन व्हाट टू डू? क्योंकि कोविड-19 हैज रेक्ड हैवक अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज एंड US, जहां पे मैक्सिमम कैजुअलिटीज आई हैं। और कैजुअलिटीज सबसे ज्यादा आ रही हैं 60+ एज ग्रुप में, या उन लोगों में जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। कोई एक ट्रीटमेंट का तरीका नहीं है इस बीमारी के लिए। ऐसे केसेस में वायबल ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और उसमें एक ऑप्शन जो निकलकर सामने आ रहा है, दैट इज द प्लाज्मा थेरेपी कंसेप्ट। सो लेट अस सी व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी आल्सो नोन एज कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कॉन्वालेसेंट का मतलब क्या होता है? इट मींस प्लाज्मा ऑफ अ पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। साफ साफ मतलब है उस इंडिविजुअल को बीमारी हुई थी और उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई हैं, द पर्सन हैज सर्वाइव्ड, और उसके प्लाज्मा को निकालना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द कोविड-19 पेशेंट आउट हियर, रिकवरी, द प्लाज्मा इज टेकन आउट, इट इज इंजेक्टेड इनसाइड अनदर पेशेंट हु इज क्रिटिकली इल और हु हैज वेरी लो चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एंटीबॉडीज एक इंडिविजुअल के प्लाज्मा से निकालकर दूसरे इंडिविजुअल में पुट कर रहे हैं। एक तरह से पासिव इम्यूनिटी देने का ये कंसेप्ट है, और यही चीज आप देख सकते हैं अगले स्लाइड में भी। द प्लाज्मा थेरेपी एंटेल्स गिविंग पेशेंट्स अ ट्रांसफ्यूजन विद प्लाज्मा फ्रॉम दोज हु हैव डेवलप्ड एंटीबॉडीज टू अ वायरस और बैक्टीरिया। दिस प्रोसेस ग्रांट्स सम पासिव इम्यूनिटी, एंड द फर्स्ट वैलिड ट्रायल वाज डन इन 1892 फॉर डिप्थेरिया। And in such a case, plasma from animals was taken out and injected in the humans। और आप देख सकते हैं कोविड-19 के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी जिन कंट्रीज ने शुरू किया है उसमें साउथ कोरिया, चाइना, US, इटली एंड कनाडा, दे हैव गॉन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ दिस थेरेपी। इवन इंडिया हैज नाउ जॉइंड द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड वेरियस स्टेट्स आर गोइंग फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। इस थेरेपी के मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। कोई डेफिनेट स्टडीज नहीं एग्जिस्ट करती हैं कि इफेक्टिव है कि नहीं, लेकिन डेंगू में ये पाया गया है दैट इससे पेशेंट्स की कंडीशन वर्सन हो गई थी। ये साफ साफ लिखा हुआ है इस न्यूज़पेपर कटिंग में। और जहां तक कोविड-19 की बात है, चाइना में वुहान में एक टेस्ट हुआ था where 10 adults who were severely ill with COVID-19 tolerated the transfusion and started developing antibodies after convalescent plasma therapy। वहीं US FDA का क्या नाम है, प्लाज्मा उन्हीं इंडिविजुअल से निकालकर इंजेक्ट किया जाए जो इंडिविजुअल्स को बीमारी 28 डेज पहले हुई थी। तो 28 डेज का विंडो रखा जाए टू मेक इट सेफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा थेरेपी एंड ट्रायल्स चल रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी तक इसको गो अहेड नहीं दिया एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन बिकॉज नो डेफिनेटिव स्टडीज हैव बीन डन येट, बट क्लिनिकल ट्रायल्स आर गोइंग ऑन एंड इन द एब्सेंस ऑफ
proper treatment procedures for COVID-19, any option which saves the life of the patient should be the priority. So UPSC यहाँ से कुछ सवाल उठा सकती है. पहला, सेरम वर्सेस प्लाज्मा में फर्क मैंने बताया. सेकंड, एंटीजन और एंटीबॉडी के डेफिनेशन में फर्क. एंड थर्ड, प्लाज्मा थेरेपी की नीड. तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यहाँ से प्रीलिम्स से भी सवाल निकल सकते हैं. पहले 2 सवाल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं. जहाँ तक प्लाज्मा थेरेपी की बात है, यहाँ इंटरव्यू का सवाल निकल सकता है या मेंस में भी सवाल आ सकता है. दैट in the absence of proper treatment procedures for COVID-19, what should be the way out? तो ऐसे केस में जहाँ प्रायोरिटी है इंडिविजुअल की लाइफ सेव करना, इन दैट केस clinical trials can be carried out on critically ill patients. So that ends this session. Thanks a lot.